नमस्कार। आज हम कथा सम्राट प्रेमचंद पर बात करेंगे और उनका जो परिचयात्मक एक भूमिका की तरह मैं उनका परिचय आपको दूंगी। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को और साथ ही जो स्नातक और स्नातकोत्तर सभी वर्गों के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने महत्वपूर्ण कथाकारों से, महत्वपूर्ण साहित्यकारों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कथाकारों की ये श्रृंखला जिसमें उनके परिचयात्मक भूमिका, उनका साहित्यिक अवदान क्या रहा है, हम उस पर बात करेंगे। जब हम प्रेमचंद के रचना संसार को देखते हैं उससे पहले उनके जीवन की बात करते हैं तो 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म होता है। अभी आने वाला है उनका जन्मदिन। और 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हो जाता है। लगभग उसी वर्ष में जब वो प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्षीय उद्बोधन लखनऊ में देते हैं। तो इनका जन्म लम्ही में हुआ है, जो कि वाराणसी से दूर है। वर्तमान में लम्ही एक साहित्यिक पत्रिका भी निकल रही है। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। देखिए, ये पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। उर्दू में वो नवाब राय के नाम से भी लिखते थे, ये भी एक प्रश्न बनता है। उर्दू फारसी के ज्ञाता थे, इनका ज्ञान था और शिक्षक थे, पढ़ाते थे वो। तो 1898 में मैट्रिक की परीक्षा के बाद वे एक स्थानीय पाठशाला में बतौर शिक्षक नियुक्त हुए, अध्यापक नियुक्त हुए और 1910 में उन्होंने इंटर और 1919 में बीए पास करने के बाद वो स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर भी नियुक्त हुए। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की यदि हम बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह नमक का दारोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, सप्त सुमन और बाल साहित्य में कुत्ते की कहानी और जंगल की कहानियाँ। उनकी मृत्युपरांत जो उनके कहानी संकलन प्रकाशित हुए हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में उनकी कहानियां संकलित हैं, जिनमें जो कहानियां हैं वो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को लेकर चलती हैं। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की और भी उनकी कहानियां देखी जाती हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों की एक लंबी परंपरा है। उनकी कहानियां एक विशद धरातल को लेकर चलती हैं और इसीलिए बाद में एक श्रृंखला ही चल पड़ी जिसे हमने प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार इस दृष्टि से जाना जाने लगा। और जब उनका साहित्यिक अवदान इतना बड़ा है कि जब हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा को देखते हैं, आप द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में देखते हैं, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को देखते हैं, तो वहाँ पर उसके कालक्रम को हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, इस तरह उनका विभाजन करके हम देखते हैं। जब हम उपन्यासों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की बात करते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। यद्यपि प्रेमचंदोत्तर और स्वतंत्रता के बाद वहाँ चूंकि काफ़ी नवीनता आई, बहुत सारी धाराएं आई जिसमें मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक और प्रगतिवादी, अस्तित्ववादी, ये सारी धाराएं, तो उपन्यासों का फलक कुछ और बाद में विस्तृत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब तक कहानी आंदोलनों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, उससे पूर्व तक हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर इस दृष्टि से देखते हैं। तो हमने जाना कि प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, जो कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी आप पढ़ रहे हैं, ये प्रमुख उपन्यास हैं। कृषक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण उन्होंने अपने 2 उपन्यासों में किया है। वो उपन्यास है प्रेमाश्रम और गोदान। देखिए, प्रेमाश्रम की जब हम बात करते हैं तो 1922 में प्रकाशित होता है और ये गोदान जो इनका कृषक जीवन का महाकाव्य कहलाता है वो आता है 1936 में। ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि वर्ष पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इसलिए कई मर्तबा इनका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, कालक्रम वहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो और जब इन रचनाओं को देखते हैं, हम गोदान को देखते हैं, तो गोदान के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और प्रेमचंद के संपूर्ण रचना कर्म के लिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कहते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित और अपमानित और उपेक्षित जनता की आवाज थे, कृषकों की आवाज थे विशेषकर।
अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता, उनके आचार व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके भाषा भाव, आशा आकांक्षा, यदि आदि को जानना चाहते हैं, उनके सुख दुख को जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिलेगा। ये कहन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, नेट जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यदि आप उत्तर भारत के समूचे जनता के आचार व्यवहार, आकांक्षा, सुख दुख, हाव भाव आदि को यदि आप जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा एक उनका उद्धरण है, और ये प्रेमचंद के औपन्यासिक परिदृश्य को, कथा साहित्य के परिदृश्य को जब हम देखते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है। तो प्रेमचंद का जब हम कथा साहित्य देखते हैं तो वो सच्चे अर्थों में जो आम आदमी के जनजीवन के चितेरे जान पड़ते हैं, और उनकी दृष्टि जो है यथार्थोन्मुखी होते हुए भी आदर्शवादी थी। तो यदि हम जब उनकी प्रारंभिक कहानियों को देखते हैं तो वो आदर्शवाद दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उनका लेखन विकसित होता है, वो इस आदर्शवाद से दूर हटकर यथार्थोन्मुखी होते जाते हैं। तो कुछ विचार नाम से उनकी एक पुस्तक है, जिसमें उपन्यास कैसा होना चाहिए, कहानी कैसी होनी चाहिए, साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर वो बात करते हैं। तो जब हम उसमें देखते हैं तो वो उपन्यास का उद्देश्य क्या होता है उस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। प्रेमचंद के यहाँ ये विचार जो है प्लेटो से मिलते हुए नजर आते हैं, दार्शनिक प्लेटो से, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो साहित्यकार को वो दोयम दर्जे का प्राणी बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद कुछ अलग बात कहते हैं कि साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु हम नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जिसमें गति, हर्ष और बेचैनी पैदा करने का साहस हो, जो कि सुलाए नहीं। ऐसा साहित्य प्रेमचंद चाहते थे कि जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी के भाव उत्पन्न कर सकता है हो, जो हमें सुलाए नहीं। ऐसे साहित्य के हिमायती थे। हम प्रेमचंद के कृषक जीवन से संबंधित दो उपन्यासों पर बात कर रहे थे, और ये दोनों उपन्यास हैं, पहला है प्रेमाश्रम और दूसरा है गोदान। यूं भी कहा जाता है कि प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो गोदान की पूर्व पीठिका है। गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य कहलाता है, लेकिन इसकी पूर्व पीठिका उन्होंने बहुत पहले 1922 में ही तैयार कर ली थी, और वहां भी वो कृषक जीवन की समस्याओं को लेकर आए थे। तो इसलिए प्रेमाश्रम को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है। यदि भी जब हम प्रेमाश्रम की बात करें तो उसमें कृषक जीवन का जो एक ही पक्ष का चित्रण वहां पर किया गया है, और इस उपन्यास को जब हम देखते हैं तो प्रेमशंकर इस उपन्यास के मूल पात्र हैं, जो कि गांधीवाद से बहुत अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। 1936 में गोदान आता है, और गोदान में भी जो है गांधीवाद से प्रभावित जो किरदार है वो वहां पर भी नजर आते हैं। उतने अधिक नहीं नजर आते जितने कर्मभूमि और रंगभूमि में नजर आते हैं। सूरदास पात्र वहां नजर आता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी बातें, लेकिन उससे अधिक विकसित रूप में वहां नजर आती है। वो स्त्री की भी बात करते हैं, वो कृषक जीवन की समस्याओं को होरी के माध्यम से, होरी और उनके पुत्र गोबर के माध्यम से लेकर आते हैं। इसी तरह जो स्त्री पात्र है, चाहे रुनिया ले लीजिए, झुनिया ले लीजिए, इन पात्रों की समस्याओं को भी वो लेकर आते हैं। वे बताते हैं कि किसान का जो शोषण है केवल और केवल जमींदार ही नहीं करता, अपितु इस शोषण के चक्र में महाजन, साहूकार, समूची वे सत्ताएं शामिल हो जाती हैं जो कि उसका फायदा उठा सकती हैं। और इस तरह जो है उसका ब्याज जो है, उसका सूद जो है वो निरंतर बढ़ता रहता है, और किसान न चाहते हुए भी किस प्रकार कर्ज लेने को विवश हो जाता है। तो ये जो मुख्य बात है वो गोदान में उठाई है। लेकिन प्रेमचंद यहाँ पर आशान्वित भी नजर आते हैं कि शोषण की ये प्रक्रिया बहुत अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है, और इसीलिए वो जो उपन्यास के पात्र हैं राय साहब, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये
कहलवाते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं इस बात का कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाएगी। तो राय साहब का जो अस्तित्व है वो कृषकों पर टिका हुआ है और उनकी सूदखोरी पर टिका हुआ है। तो जो है वो ये व्यवस्था जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और प्रेमचंद 1936 में ये बात कहते हैं और 1952 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का जो प्रयास है वो हो जाता है और वो बात सत्य सिद्ध होती है। तो इस प्रकार जो लेखक है वो एक तरह से मार्गदर्शक, युगदर्शक भी कहा जाता है और यहाँ हम इस बात को ले सकते हैं। तो यदि इन दो उपन्यासों को देखें जिसमें प्रेमाश्रम और गोदान है, तो वहाँ कृषक जीवन की जो नाना समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, उनसे रूबरू करवाने का प्रयास किया है। होरी से इतर यदि हम गोदान में जो उनके पुत्र गोबर को देखते हैं तो वो दरअसल प्रगतिशील चेतना से युक्त एक विद्रोही युवक की भूमिका में वहां पर नजर आता है। वो अपने पिता के बहुत सारे तर्कों को स्वीकार नहीं करता। वो सीधा सीधा कहता है, होरी को कहता है कि भगवान तो सबको बराबर बनाते हैं, वहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यहाँ की बात कहते हैं कि यहाँ जिसके हाथ में लाठी है अर्थात जो समर्थवान है वो गरीबों को कुचल देता है। ईश्वर ने भेद नहीं किया है, ये जो भेद किया गया है वो इंसानों द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार जो होरी जब ये कहते हैं छोटे बड़े तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, और उसका प्रत्युत्तर यहाँ पर ये देते हैं कि नहीं, भगवान तो सबको बराबर बनाते हैं। तो प्रेमचंद खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही बहुत सी समस्याओं का जवाब देते हैं और इसलिए यहाँ पर होरी और गोबर जैसे पात्रों की वो सर्जना करते हैं। तो जब और विभिन्न किरदारों के माध्यम से, चाहे जमींदार, कारकुन, पटवारी, सूदखोर, राय साहब, महाजन, धर्म के ठेकेदार, यहाँ पर नाना पात्रों को वो लेकर आते हैं और कृषक जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू कराने का जो प्रयास है वो प्रेमचंद करते हैं। तो प्रेमचंद ने बहुत सारी समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे हैं। इसी क्रम में यदि हम कृषक जीवन से इतर यदि देखें तो सेवा सदन की जब बात करें तो उन्होंने वहां पर विवाह से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे बेमेल विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, कुलीनता का प्रश्न हो, पत्नी का स्थान क्या होना चाहिए, इन सारी समस्याओं पर वो सेवा सदन में बात करते हैं। इसी तरह इन सारे उपन्यासों को यदि देखें तो प्रेमचंद से पूर्व जो केवल अयारी और तिलस्मी किस्म के जो उपन्यास आ रहे थे, चाहे वो देवकी नंदन खत्री लिख रहे हों, गोपाल राम गहरमरी लिख रहे हों, तो इनसे इतर वो साहित्य के एक उद्देश्य की फलश्रुति वहां पर करते हैं और उसे मनोरंजन से तनिक ऊपर उठाकर साहित्य का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद जो हैं सच्चे अर्थों में जीवन के चितेरे थे। तो प्रेमचंद की बात हम कर रहे हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिन्हें जान लेना जरूरी है कि प्रेमचंद नाम से जो उनकी पहली कहानी है वो बड़े घर की बेटी, वो जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। और जैसा कि हमने कहा, मृत्यु उपरांत उनकी जो कहानियां हैं वो इसमें आपके मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ये प्रेमचंद का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे बार बार कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसे प्रेमचंद कहते हैं। और प्रेमचंद का कथा साहित्य जो है नाना समस्याओं को रूपायित करता हुआ एक अलग वहाँ मील के पत्थर के रूप में खड़ा नजर आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेमचंद की दृष्टि भले ही आदर्शवादी रही हो, लेकिन वो यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ते थे और वो अंततः जब पूस की रात जैसी कहानियां लिखते हैं और गोदान जैसा उपन्यास लिखते हैं तो वो यथार्थ के धरातल पर आकर टिक जाते हैं। तो ये प्रेमचंद की बात हमने जानी, उनके प्रमुख उपन्यासों पर हमने बात की, उनका परिचयात्मक अध्ययन एक तरह से करने की चेष्टा की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।